हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बैंकिंग अवधारणाएं एवं शर्तों के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं इंपॉर्टेंट बैंकिंग कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स। ये जो है ये हमारा भाग 1 होने वाला है, या यूं कहें पार्ट 1 होने वाला है। अब बात की जाए यदि इसकी, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उनके नजरिए से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो प्रश्न है वो सीधे तौर पे यहाँ से पूछ ले जाता है। ठीक है। और यही वजह है कि ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इन चीजों को अच्छे से पढ़ें, इनके बारे में समझें और इनके अनुरूप काम करें। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त विविध शब्दावली के बारे में, विभिन्न प्रकार के अग्रिम के बारे में, ऋण और अग्रिम के प्रकार के बारे में, चल संपत्तियों के विरुद्ध ऋण के बारे में, राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालय को याद करने की तरकीबें, और अंत में इन सभी का सारांश। यानी कहा जाए मिसलेनियस टर्म्स जो कि बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट टाइप के एडवांसेस कौन कौन से होते हैं, लोन और एडवांसेस के क्या क्या टाइप हैं, जो लोन हम देते हैं मूवेबल असेट्स के लिए उनको, और वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे हम हेडक्वार्टर्स को या मुख्यालय को याद कर सकते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक्स के या नेशनलाइज बैंक्स के, और अंत में इन सभी की एक समरी। ठीक है। यदि बात की जाए राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालय की, हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनलाइज बैंक्स की, तो देखिए ये सभी बैंक सरकार के अंडर आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि सरकार की परियोजनाओं में इन बैंक्स का नाम आता ही आता है, और जब भी बैंक्स का नाम आता है तो हम जानते हैं कि वो करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाता है। इसी वजह से ये जो चीज है, ये आपकी स्टैटिक में तो जरूरी है ही है, साथ के साथ करंट अफेयर्स का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। ठीक वैसे ही हम बात करें मिसलेनियस टर्म्स की या बाकी चीजों की, तो देखिए जो बैंकिंग सेक्टर है, असल में जो बैंकिंग क्षेत्र है, वो अर्थव्यवस्था का तो एक महत्वपूर्ण केंद्र है ही है। साथ में जो आपके एग्जाम होते हैं, जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, वहां पे भी कई बार यहाँ से सीधे तौर पे चीजें पूछ ली जाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि अगर कोई भी चीज अभी हाल फिलहाल में हुई है तो हमें उसके बारे में पता हो, और वो तभी हो सकता है जब हम इन चीजों को एक बार अच्छे से गो थ्रू करें, इन चीजों को एक बार अच्छे से समझें। ठीक है। लेकिन लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह हमें एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो यहाँ समझने की आवश्यकता है। इसके पश्चात भी हम आगे बढ़ेंगे। सो द डिस्क्लेमर इज लाइक दैट the images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपके पास कोई भी चिंता या मुद्दा है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि बैंकिंग से संबंधित है। सबसे पहला है विशेष आहरण अधिकार, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और एसडीआर। यह एक आरक्षित संपत्ति है जिसे पेपर गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो पेपर गोल्ड है वो किस चीज से संबंधित है, तो याद रखिएगा वो हमारा विशेष आहरण अधिकार या स्पेशल ड्रॉइंग राइट से संबंधित है। ठीक है। इसी के साथ पूछ लिया जाए कि एसटीआर किस प्रकार की संपत्ति है, किस प्रकार का एसेट है, तो ये एक रिजर्व एसेट है, ये एक आरक्षित संपत्ति है। इसे असल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे के भीतर बनाया गया है, जिसे हम जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से भी, ताकि अंतरराष्ट्रीय तरलता को बढ़ाया जा सके और यह सोने आईएफ में आरक्षित पद हो
और परिवर्तनीय विदेशी मुद्राओं के साथ देशों के आधिकारिक विदेशी मुद्रा का भंडार हिस्सा होती है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे अंग्रेजी में हम कई बार फॉरेक्स रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये क्या होता है? ये असल में एक आवरण है कि आपके पास में कितनी विदेशी मुद्रा इस समय पर है। क्योंकि जो भी हम सामान बाहर से मंगाते हैं, खासकर भारत जैसे देशों में, जहां आमतौर पे बहुत सी चीजें हम बाहर से मंगाते हैं, उसकी जो हम भुगतान करते हैं, जो हम पेमेंट करते हैं, वो हम हमेशा विदेशी मुद्रा के तौर पे ही करते हैं। और जो एक विशेष विदेशी मुद्रा हम इस्तेमाल करते हैं, वो होती है हमारी यूएस डॉलर्स। ठीक है? क्योंकि जो यूएस डॉलर है वो अमेरिका की मुद्रा तो है ही, अमेरिका की तो करेंसी है ही है। साथ में इंटरनेशनल या कहा जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी उसका इस्तेमाल ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। ठीक है? इसी वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इन चीजों के बारे में समझें, और हमने यहाँ पे देखा है कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है और क्या नहीं। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें मिलता है मर्चेंट बैंकिंग। देखिए, बैंकिंग के बारे में हम सभी जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा भी है, लेकिन मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? जब एक बैंक ग्राहक को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि व्यापार से उत्पन्न बिलों को स्वीकार करना, अंडरराइटिंग की व्यवस्था प्रदान करना, नए मुद्दे, नए व्यावसायिक शुरुआत, अधिग्रहण, विलय और विदेशी मुद्रा पे सलाह, जानकारी सहायता प्रदान करना, उसे मर्चेंट बैंकिंग कहते हैं। जो मर्चेंट बैंकिंग है वो काफी और कई मायनों में रिटेल बैंकिंग से अलग होती है। रिटेल बैंकिंग क्या होता है? देखिए, जब कोई आम आदमी अपना बैंक अकाउंट खोलता है तो रिटेल बैंकिंग वो होती है, क्योंकि वो इंसान जो भी अपना बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल करेगा, बैंक की सेवाओं का इस्तेमाल करेगा, वो सिर्फ अपने और अपने बैंक के लिए ही इस्तेमाल करेगा, अपने अकाउंट के लिए इस्तेमाल करेगा। मर्चेंट बैंकिंग जो होता है वो व्यापारियों के लिए होता है। ठीक है? व्यापारी जो है वो अकाउंट का इस्तेमाल आम इस्तेमाल के लिए नहीं करते हैं, बल्कि कई सारी चीजों के लिए करते हैं। जैसे व्यापार में उत्पन्न बिलों को स्वीकार करवाने के लिए करते हैं, व्यापार में उत्पन्न बिल को जारी करने के लिए जो अंडर राइटिंग की व्यवस्था होती है वो बैंकों से लेते हैं, नए मुद्दे जो नए बिल उन्हें बनाने हैं वो करवाते हैं, या कोई भी नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी या सहायता प्रदान करते हैं। किसी भी उस व्यापार को अधिकृत करा जा रहा है तो उसके बारे में जानते हैं। किसी भी व्यापार से खुद को विलय करना है तो वो जानते हैं, और अगर उन्हें अपनी विदेशी मुद्रा बढ़ानी है तो उसके बारे में भी सलाह मशवरा वो लेते हैं। ठीक है? तो ये होता है हमारा मर्चेंट बैंकिंग। अब यदि बात की जाए मनी लॉन्ड्रिंग की, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ब्लैक मनी को, काला धन को। काला धन क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि हर देश में, ज्यादातर देशों में, हर देश में हम नहीं कह सकते, ज्यादातर देशों में, या मुख्यतः हम बात करें सिर्फ भारत की ही, तो भारत में हर किसी को कोई ना कोई टैक्स देना पड़ता है। कारण क्या है? कि जो राष्ट्रीय संसाधन है, हम उसका इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके पूंजी कमा रहे हैं। ठीक है? और उस पूंजी में से कुछ ना कुछ टैक्स के तौर पे हमें सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि हमने राष्ट्रीय संसाधन का इस्तेमाल करा है। लेकिन अगर हम वो टैक्स ना देके उस पैसे को बचा लें, तो उस पैसे को फिर काला धन कहा जाता है। ठीक है? और काले धन को ही सफेद धन में कन्वर्ट करना, उसे ही हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और अक्सर जो काला धन है वो कई सारे गंभीर अपराधों से कमाया जाता है, जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी या आतंकवादी गतिविधियों से प्राप्त बड़ी मात्रा में धन को वैध स्रोत, या जिसे कहें लेजिटिमेट सोर्स, उसके उत्पन्न दिखाने की प्रक्रिया। यानी ये दिखाना कि जो पैसा हमने कमाया है वो हमने गंभीर अपराधों से नहीं कमाया है, बल्कि किसी अच्छी सी जगह से कमाया है। ठीक है? आप कह सकते हैं कि सरकार की निगाहों में या सरकार की आंखों में धूल झोंकने वाला काम, उसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक? फिर आता है हमारा प्राइम लैंडिंग रेट, जिसे हम जानते हैं पीएलआर। अब लैंडिंग रेट क्या होता है? देखिए, जब भी आप कभी बैंक से कोई लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमेशा आपको फ्री में लोन नहीं देता है, कभी नहीं देगा। वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो बैंक आपसे बोल देगा कि 10 लाख का आपका लोन है और इस पे आपको 10% का इंटरेस्ट देना। ठीक है? तो वो 10% क्या है? वो लैंडिंग रेट है, यानी किस रेट पे लोन दिया गया है। तो बैंक क्या करता है? बैंक अपने सबसे अच्छे या प्राइम ग्राहकों को जो ऋण देता है, जो लोन देता है, ये सामान्य ब्याज दर से कम पर देता है। यानी जो इंटरेस्ट रेट वो बाकियों से चार्ज कर रहा है उससे कम पे देगा। जैसे मान लीजिए, आमतौर पे जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो 10% है,
लेकिन अगर वहीं पे कोई प्राइम ग्राहक है, कोई प्राइम कस्टमर है बैंक का, तो वो उसको सिर्फ 8% पे लोन देते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बैंक अश्योरेंस। ये क्या है? यह वह शब्द है जिसका उपयोग बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच साझेदारी या संबंध का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा बीमा कंपनी उत्पादों को बेचने के लिए बैंक की बिक्री चैनल का उपयोग करती है। कई बार क्या होता है कि आपको बैंक से कॉल आते हैं, ठीक है, और आपसे कहा जाता है सर ये बीमा ले लीजिए, इस तरह का बीमा ले लीजिए, हम आपको ये ऑफर दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे, कई बार आता है। ठीक है। अब देखा जाए जो बैंक है उसका काम तो है नहीं बीमा बेचना, उसका काम क्या है? डिपॉजिट लो और लोन दो, उस पे जो पैसा बचता है वो उसकी कमाई है। ठीक। लेकिन जो आपकी बीमा कंपनी है उसका काम है इंश्योरेंस बेचने का। तो बीमा और कंपनी और बैंक मिलकर क्या करते हैं, एक साझेदारी कर लेते हैं, जिसमें जो बीमा कंपनी है उसका जो बीमा है या उसका जो बीमा के उत्पाद हैं, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, वो बैंक बेचेगा अपने सेल्स चैनल्स के थ्रू, अपनी बिक्री चैनल के थ्रू। ठीक है। और जो भी उसकी कमाई होगा उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ये लोग बांट लेंगे। तो इसी टर्म को हम कहते हैं बैंक अश्योरेंस। फिर आ, फिर आता है हमारा व्यापार संतुलन, जिसे हम कई बार अंग्रेजी में बुलाते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये क्या है? किसी भी देश के निर्यात का मूल्य उसके आयात से मूल्य को घटाकर देखा जाए, जब तक इसे माल व्यापार संतुलन के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता। ये सामान्यतः सेवाओं को भी इस्तेमाल करता है, जिसमें वित्तीय संपत्ति पे कमाई, ब्याज, लाभांश आदि शामिल है। यानी आप ये मान लीजिए, कितना आपने एक्सपोर्ट किया, कितना निर्यात किया, कितना आपने इंपोर्ट किया, कितना आपने आयात किया, इसको निकाल के देखा जाता है कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था। अगर आपने 400 करोड़ का सामान बाहर भेजा और 400 करोड़ का सामान ही अंदर मंगा लिया, तो आपके निर्यात और आयात दोनों समान है। अगर आपने 400 करोड़ का सामान बाहर बेचा लेकिन आपने 800 करोड़ का सामान मंगाया, तब आपका जो व्यापार संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। ठीक, क्योंकि आपने कमाया कम, दिया ज्यादा। वहीं पे अगर ये उल्टा हो जाए कि आपने आयात जो है वो सिर्फ 400 करोड़ का किया, लेकिन निर्यात आपने 800 करोड़ का किया, तो आपने कमाया ज्यादा, दिया कम, तो आपका व्यापार संतुलन जो है वो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक। ठीक है। वहीं पे बैलेंस ऑफ ट्रेड की तरह या व्यापार संतुलन की तरह ही मिला जुला शब्द है भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या होता है? किसी भी देश के सभी अंतरराष्ट्रीय लेन देन की एक सूची है, जो एक निश्चित समय अवधि, आमतौर पे 1 वर्ष के लिए ही होती है, जिसे हम कहते हैं 1 फाइनेंशियल ईयर। तो उस 1 साल में हमने कितना पैसा बाहर भेजा जब हमने आयात की चीजों को, और कितना पैसा हमें मिला जब हमने निर्यात किया चीजों को, उसके संतुलन को देखा जाता है। ठीक है। यानी देश में भुगतान प्राप्तियां या जो पैसा हमने कमाया उसे सकारात्मक संख्या के रूप में दर्ज किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रेडिट। देश के बाहर भुगतान यानी जितना हमने आयात करके बाहर के देशों में पैसा भेजा, उसे हम नकारात्मक संख्या के रूप में दर्ज करते हैं, इसे डेबिट कहा जाता है। जब भी आपका डेबिट और क्रेडिट एक होगा, तो यानी आपका जो भुगतान है वो संतुलित है। अगर आपका क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो आप फायदे में हैं, क्योंकि आपको पैसा ज्यादा मिला, आपने कम दिया है। वहीं पे अगर उल्टा हो जाए कि आपका जो डेबिट है वो ज्यादा है लेकिन आपका क्रेडिट कम है, तो ऐसे में क्या हुआ कि आपको मिला कम, आपने दिया ज्यादा, तब आप नुकसान में हैं। ठीक है। तो यही होता है हमारा भुगतान संतुलन। इसके पश्चात आता है हमारा तरलता समायोजन सुविधा, LAF, जिसे हम कई बार पुकारते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तौर पे। मौद्रिक नीति या जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौते के माध्यम से पैसा उधार लेने की अनुमति देता है। यह व्यवस्था बैंकों को तरलता के दबावों का जवाब देने की अनुमति देती है और सरकारों द्वारा वित्तीय बाजारों में बुनियादी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी उपयोग की जाती है। इसके पश्चात आता है हमारा डीमैट खाता, या कहा जाए डीमैट अकाउंट। भारत में डीमैट शब्द का अर्थ है सूचीबद्ध शेयरों या डिबेंचरों में व्यापार करने के लिए व्यक्तिगत भारतीय नागरिक के लिए एक विमूर्त खाता। देखिए, जो आपका डीमैट अकाउंट है वो आपके लिए बहुत ही नॉर्मल अकाउंट की तरह काम करता है, लेकिन तब जब आप शेयर मार्केट में शेयर या डिबेंचरों में खरीद और विक्रय करते हैं, आप खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है, तब हम डीमैट का इस्तेमाल करते हैं, तब डीमैट खाते का हमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। फिर आता है हमारा गार।
गार क्या है? गार को हम कहते हैं सामान्य विरोधी परिहार नियम या जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। कर परिहार दुनिया भर में एक चिंता का क्षेत्र है। कर परिहार को कम करने के लिए विभिन्न देशों में नियम बनाए गए हैं। यह कर परिहार की जांच के लिए बनाए गए समान नियमों का एक समुच्चय है। देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक इंसान है जो दो देशों में व्यापार कर रहा है, दोनों देशों में उसको टैक्स देना है, इस देश में भी और दूसरे देश में भी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी व्यापारी है वो क्या करता है, उसका जो पैसा है वो कम हो जाएगा, तो वो टैक्स देने से बचता है। और जब भी टैक्स देने से बचता है तो अपने आप ही जो काला धन है उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए दो देशों में से जिस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी खासी है वो क्या करेगा, या तो अपनी तरफ से टैक्स को हटा देगा या अपना टैक्स बहुत ही ज्यादा कम कर देगा, ताकि जो दूसरा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है उसको फायदा मिल सके। क्योंकि जो व्यापारी है वो क्या करेगा, अब दो देशों में कर देने की जगह, दो देशों में टैक्स देने की जगह एक ही देश में टैक्स देगा और दूसरे में या तो टैक्स नहीं देगा या बहुत ही कम टैक्स देगा। तो इस तरीके से व्यापारी को भी सुविधा होती है और दोनों देशों को अपना हिस्सा भी मिल जाता है। वहीं पे फिर क्या आता है हमारा बीपीएलआर। बीपीएलआर का मतलब होता है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। ये सामान्यतः केवल उन ऋणों पर लागू किया जाता है जो कि बेस रेट अर्थात जुलाई 2010 की शुरुआत से पहले स्वीकृत किए गए थे। ठीक है, यानी 2010 से पहले जितने भी लोन्स दिए गए थे वो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट के अंदर आते हैं। उसके बाद जितने भी लोन दिए गए हैं वो सभी बेस रेट के अंडर आते हैं। ठीक, अब बात की जाए बेस रेट की, तो देखिए बेस रेट एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे वह उधार नहीं दे सकता है सिवाय डीआरआई अग्रिमों में, यानी हम कह सकते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में, डीआरआई एडवांसेस। और ये कब होता है, जब बैंक अपने कर्मचारियों को लोन दे, बैंक के जमाकर्ताओं को उनकी जमा के खिलाफ ही लोन दे, यानी आरबीआई द्वारा अनुमत मामलों। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि बेस रेट जो है वो 8% है, यानी बैंक किसी को भी 8% से कम पे लोन नहीं दे सकता। लेकिन डीआरआई सेक्शन में जो आते हैं, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में आते हैं, वो तभी होता है जब बैंक अपने ही लोगों को लोन दे रहा है या फिर जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करवा रखा है उन्हें लोन दे रहा है, या फिर आर्थिक रूप से जो कमजोर विभाग हैं उन्हें लोन दे रहा है। ठीक है, वहीं पे प्राइम लैंडिंग रेट हमने बस अभी अभी देखा है तो उसको छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिज लोन के बारे में। ब्रिज लोन क्या होता है? यह एक ऋण है जो बैंक द्वारा अल्पकालिक नकदी की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। ब्रिज लोन मुख्य रूप से नए को खरीदने और पुराने को निपटाने के बीच की अवधि को ही कवर करता है। देखिए, ब्रिज लोन क्या है कि जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए या फिर अल्पकालिक समय के लिए दिया गया। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज खरीदनी है और अभी के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तब आप ब्रिज लोन ले सकते हैं, आप उस सामान को खरीद सकते हैं और उसके पश्चात आपको पैसा बैंक को लौटाना है। यानी इसकी जो अवधि है, जो उसका टाइम पीरियड है लौटाने का, वो छोटा होता है, इसीलिए इसे ब्रिज लोन कहा जाता है, यानी कुछ समय के लिए दिया गया पैसा। अब हम बात करें ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में जानते हैं ओएमओ के नाम से। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मौद्रिक नीति का एक साधन है, या कहें इंस्ट्रूमेंट है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें जनता और बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी या बिक्री शामिल होती है। इसे आमतौर पे भारत का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वही ये काम करता है। जब भी पैसे की मात्रा अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो जाए और महंगाई बढ़ने लगी, तो आमतौर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि सरकारी संपत्तियों को बेच देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो पैसा है वो लोग सरकारी बैंक को दे देते हैं और लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पैसे का फ्लो है वो अपने आप काबू में आ जाता है किसी भी इकोनॉमी में। वहीं पे जब मंदी का समय है और लोगों के पास पैसा नहीं है, तब रिजर्व बैंक क्या करता है, इन संपत्तियों को खरीद लेता है। जब वो खरीदता है तो संपत्ति खरीदने के बदले पैसा देता है लोगों को, लोगों के पास पैसा आता है, फिर से जो पैसे का सर्कुलेशन है वो इकोनॉमी में बढ़ जाता है और अपने आप जो मंदी की दर है वो कम होने लग जाती है। तो महंगाई और मंदी के अनुरूप ही, उसके अकॉर्डिंग ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए जाते हैं। फिर आते हैं हमारे नॉस्ट्रो खाता क्या है। एक नॉस्ट्रो खाता एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशी देशों में रखा जाता है। वहीं पे वॉस्ट्रो खाता क्या है? यह खाता एक विदेशी बैंक द्वारा भारत में उनके संबंधित बैंक के साथ रखा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आईएमपीएस क्या है? आईएमपीएस को अक्सर हम तत्काल भुगतान सेवा के नाम से भी जानते हैं।
जिसे हम कहते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यह मोबाइल फोन के माध्यम से एक त्वरित अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है। यह दोनों ग्राहकों के पास MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर नंबर होना चाहिए, उसके बाद ही इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेवा की खास बात यह है कि इसके लिए हमें किसी भी GPS सक्षम सेल फोन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें MMID जो है यही बता सकते हैं कि किसने पैसा भेजा है और किसको भेजा है, इसीलिए बैंक इसको मांगते हैं। यानी इसका पता देने के बाद पैसे भेजने वाले को और पैसे मिलने वाले दोनों को पहचाना जा सकता है। BCBS का मतलब क्या है? बेसल बैंकिंग पर्यवेक्षण समिति, यानी इसे हम कहते हैं बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये एक संस्था है जिसे 10 देशों के समूह के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर द्वारा बनाया गया है। लाइबोर क्या है? देखिए, यदि आप इंटरनेशनल करेंसीज में डील करते हैं, आप अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं में डील करते हैं, तो आपने लाइबोर का नाम जरूर सुना होगा। इसे हम कहते हैं लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। यह एक ब्याज दर जिस पर बैंक लंदन इंटरबैंक बाजार में अन्य बैंकों से विपणन योग्य आकार में धन उधार ले सकते हैं, यानी मार्केटेबल साइज। क्या होता है, मान लीजिए किसी बैंक के पास ज्यादा फंड है और किसी बैंक को कमी है फंड्स की, तो वो क्या कर सकते हैं, दोनों आपस में मिलके जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को दे सकता है और कम वाला बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा ज्यादा वाले को। और ये कब होता है? ये होता है लंदन के इंटरबैंक बाजार। ठीक है, एसमुच्चय मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? इसे हम कहते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनीज, AMC। एक कंपनी जो अपने ग्राहकों को संयुक्त धन को उन प्रतिभूतियों में निवेश करती है जो उसे घोषित वित्तीय उद्देश्यों से मेल खाती है। असमुच्चय मैनेजमेंट कंपनियां निवेशकों को अधिक विविधीकरण और निवेश विकल्प प्रदान करती हैं जो वह स्वयं नहीं कर सकते थे। म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स और पेंशन योजनाएं सभी असमुच्चय मैनेजमेंट कंपनी द्वारा संचालित होती हैं। यह कंपनियां अपने ग्राहकों से सेवा शुल्क लेकर आय अर्जित करती हैं। यानी देखिए, ये अपने ग्राहकों के बिहाफ पे कई सारी डीलिंग्स करती हैं, म्यूचुअल फंड्स में, हेज फंड्स में और पेंशन फंड्स में, और इसके बदले में वो कुछ फीस लेती हैं ग्राहकों से, कुछ शुल्क लेती हैं ग्राहकों से, जो उनकी आय है, जो उनकी इनकम। अब हम बात करें कैसा की। कैसा का मतलब होता है चालू खाता, बचत खाता, यानी कहा जाए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स। इन दोनों का अनुपात दिखाता है कि कुल जमा में से बैंक के पास चालू और बचत जमा खाता कितना है। जैसे मान लीजिए बैंक के पास अगर 100 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 60 करोड़ जो है वो करंट अकाउंट में है और 40 करोड़ सेविंग अकाउंट्स में, तो रेशियो आएगा 6:4। वहीं पे इसका उल्टा हो जाए, करंट अकाउंट में सिर्फ 40 करोड़ है और सेविंग अकाउंट में 60 करोड़ है, तो हो गया 4:6। ठीक है, अगर उच्च खासा अनुपात है, यानी इसका मतलब है कि बैंक की बेहतर संचालन दक्षता है, क्योंकि चालू खाते पर उसे कोई ब्याज नहीं देना, यानी बैंक अपने ग्राहकों को कोई ब्याज नहीं दे रहा है, लेकिन जिनको उसने लोन दिया है उनसे ब्याज कमा रहा है। वहीं पे अगर बचत खाता ज्यादा है, तो बैंक को लगभग कम से कम 3.5% ब्याज तो देना पड़ेगा जमाकर्ता को, और फिर उसे जो लोन देके वो कमा रहा है उसमें से भी कुछ प्रतिशत हिस्सा हटाना पड़ेगा। कासा अनुपात दिखाता है कि बैंक की जमा राशि का कितना हिस्सा चालू और बचत जमा से आता है। अब हम बात करें KYC के बारे में। देखिए, KYC के बारे में मैं समझता हूं कि लगभग आप सभी को पता होगा। ठीक है, KYC का मतलब है अपने ग्राहक को जाने, संक्षिप्त रूप में, या कहे नो योर कस्टमर। ये ग्राहक की पहचान प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। यानी क्या होता है कि बैंकों को, या आप कह सकते हैं वित्तीय संस्थानों को, ये निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपने ग्राहकों को पहचाने कि उनका जो ग्राहक है वो असल में है कौन। इसमें खातों की पहचान और लाभकारी स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए उचित प्रयास करना शामिल है, जो बैंकों को अपने जोखिम का विवेकपूर्ण प्रबंधन करने में मदद देता है। यानी यदि बैंक अपने ग्राहक को जानते हैं, उसके अनुसार ही वो चीजों को फिर कर सकते हैं। KYC दिशा निर्देशों का उद्देश्य बैंकों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में उपयोग किए जाने से रोकना है। जैसे मान लीजिए बैंक का जो आप कह सकते हैं ग्राहक है, जो भी कस्टमर है, वो कोई ऐसा बंदा है जो कि गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, तो बैंक जाने अनजाने में उसके पैसे को, जो कि काला धन है, उसे सफेद धन में लग जोड़ने में लगे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में लगे हुए हैं।
इसी वजह से केवाईसी के दिशा निर्देश होते हैं ताकि कभी भी ऐसा ना हो पाए। केवाईसी के दो घटक होते हैं, पहचान और पता। पहचान जो है वो समान रहती है, लेकिन पता समय के साथ बदल सकता है। इसलिए बैंकों को समय समय पे अपने रिकॉर्ड को अपडेट करने की आवश्यकता होती है ताकि उनके ग्राहक के बारे में उनके पास सटीक जानकारी रह सके। अब यदि हम बात करें बेस रेट के बारे में, बेस रेट मैं आपको बता चुका हूं, ये बैंक की एक न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे वो उधार नहीं दे सकता, सिवाय अग्रिमों के, यानी वो अपने कर्मचारियों को ऋण दे रहा है या बैंक के जमाकर्ताओं को जमा के खिलाफ ऋण दे रहा है। इन सब के लिए उसको आरबीआई की परमिशन की जरूरत है। अब ये सब चीजें MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स आधारित लैंडिंग रेट द्वारा निर्धारित की जाती हैं, यानी अब बेस रेट को भी बदल दिया गया है। निधियों की सीमांत लागत उधार दर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR। सो आरबीआई ने असल में घोषणा की 1 अप्रैल 2016 को कि सभी बैंक अपनी संबंधित आधार दरों को निर्धारित करने के लिए निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दृष्टिकोण पर स्थानांतरित हो जाएंगे। निधियों की सीमांत लागत में उधारी की सीमांत लागत और निवेश मूल्य पे प्रतिफल शामिल होगा। फिर आती है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। यह एक अवधि से जुड़ा आंतरिक बेंचमार्क होगा। वास्तविक उधार दरें MCLR में स्प्रेड के घटकों को जोड़कर निर्धारित की जाएंगी। बैंक हर महीने एक पूर्व घोषित तिथि पर विभिन्न अवधियों के लिए अपने MCLR की समीक्षा और प्रकाशन करेंगे। बैंक अपने फ्लोटिंग रेट लोन पर ब्याज समुच्चय तिथियों को निर्देशित कर सकते हैं। फिर हम बात करें कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के बारे में, CBS के बारे में। कोर सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज एक बैंकिंग सॉल्यूशन का केंद्रीकृत बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जहां पूरे बैंक के संचालन को एक केंद्रीकृत हब से नियंत्रित और संचालित किया जाता है। CBS का मतलब है कि विभिन्न बैंकिंग कार्यों में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना या फिर कहें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। अब हम देखेंगे दूसरा विषय, उधार में ऋण और अग्रिम शामिल होते हैं। इन दोनों के बीच का मूलभूत अंतर क्या है, कि दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है लोन्स का और एडवांसेस का। देखिए, अगर बात की जाए ऋण की, ऋण एक वित्तीय संस्थान द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया गया ऋण है। यानी लोन जो है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा एक तय समय सीमा के लिए दिया गया लोन है, उधार है। जबकि अग्रिम एडवांसेस वो धनराशि है जो बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है जिन्हें 1 वर्ष के भीतर चुकाना होता है। ठीक है, इसमें होते हैं आपके नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट या विनियम बिलों की खरीद और छूट। सबसे पहला आता है हमारा नकद क्रेडिट। इस प्रणाली के तहत बैंक द्वारा एक सीमा, जिसे क्रेडिट सीमा कहा जाता है, वो निर्देशित की जाती है। एक उधारकर्ता उस समय सीमा तक उधार लेने का हकदार होता है। यह मूर्त संपत्तियों या गारंटी की सुरक्षा के खिलाफ दिया जाता है। उधारकर्ता उस सीमा तक कई बार पैसे निकाल सकता है। ब्याज दर वास्तविक निकाली गई राशि और उस अवधि के लिए चार्ज की जाती है जब तक वह राशि निकाली जाती है। इसके पश्चात आता है हमारा ओवरड्राफ्ट। यह एक सुविधा है जो बैंकों द्वारा एक चालू खाता धारक को दी जाती है, जिसे एक उद्यम को डेबिट लेन देन करने में सक्षम बनाता है, भले ही खाते में उपलब्ध राशि अपर्याप्त हो और बैंक और ग्राहक द्वारा सहमत अधिकतम राशि तक। जैसे मान लीजिए, अगर आप एक व्यापारी हैं और आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए हैं और आपके पास करंट अकाउंट है, चालू खाता है, ठीक है, तो बैंक ने अगर आपको 2 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो आप 3 लाख रुपए तक का पैसा उस अकाउंट से निकाल सकते हैं, भले ही आपने सिर्फ 1 लाख ही डाले। वो जो 2 लाख रुपए हैं वो आपको बैंक की तरफ से एडवांस के तौर पे मिलते हैं, जो आपको कुछ समय पश्चात बैंक को लौटाने पड़ते हैं, आमतौर पे 1 साल के भीतर भीतर। इसका वास्तव में मतलब ये है कि जब आपको ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है तो आप किसी शाखा में नकद निकाल सकते हैं, चेक जारी कर सकते हैं या स्थानांतरण कर सकते हैं, भले ही आपके खाते का शेष राशि लेन देन की तारीख को 0 के बराबर या उससे कम हो। यानी आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो भले ही 0 हो या उससे भी कम हो जाए, लेकिन इसके बाद भी आप पैसा इधर उधर कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने लेन देन कर सकते हैं और अपने खाते को डेबिट स्थिति में रख सकते हैं बैंक द्वारा अधिकृत अधिकतम राशि की सीमा तक। यानी यदि बैंक ने आपको 2 लाख तक की राशि सीमा दी है तो 2 लाख तक आप बैंक में उधार चला सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे की, जो है हमारा विनियम बिलों की खरीद और छूट। बैंक ग्राहकों को उनके प्राप्त होने वाले बिलों की खरीद और छूट सुविधा प्रदान करता है। बैंक ग्राहकों को
प्राप्त होने वाले बिलों को छूट देने और बिलों के मूल्य को उसके खातों में जमा करने की अनुमति देता है। बैंक बिलों के अंकित मूल्य पर छूट शुल्क लेता है। यह बिल की परिपक्वता तक प्रतीक्षा करता है और भुगतान के लिए नियत तारीख को इसे ड्राइंग के लिए प्रस्तुत करता है। अब हम बात करें कि लोन्स एंड एडवांसेस के क्या-क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है कि हमारा ऋण और अग्रिम को निम्नलिखित आधार पर विभाजित किया जाता है। सबसे पहला, वस्तु या उद्देश्य के आधार पे, समय के आधार पे या सुरक्षा के आधार पे। सबसे पहले हम देखें वस्तु या उद्देश्य के आधार पे वाणिज्यिक ऋण। यह ऋण पूंजी की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि कार्यशील पूंजी, जो कि किसी भी संस्थान द्वारा अपने रोजमर्रा के काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। उपभोक्ता ऋण, ऋण घरेलू सामान जैसे फ्रिज, टीवी, स्कूटर आदि को वित्त पोषित करने के लिए लिया जाता है। कृषि ऋण, ऐसा ऋण किसानों द्वारा उनकी अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया जाता है, जैसे कि बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए। अब हम बात करेंगे सीमा के आधार पर अल्पकालिक ऋण। ऐसा ऋण जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए लिया जाए। मध्यम अवधि का ऋण, ऐसा ऋण जो 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाए। दीर्घकालिक ऋण, ऐसा ऋण जो 3 वर्ष से अधिक और 20 वर्षों तक या 20 से भी अधिक के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया जाए। फिर आता है हमारा सुरक्षा के आधार पे सुरक्षित ऋण। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सुरक्षित ऋण या अग्रिम को परिभाषित करता है, जो संपत्ति की सुरक्षा पर किया गया ऋण है, जिसका बाजार मूल्य कभी भी ऐसे ऋण या अग्रिम की राशि से कम नहीं होता। असुरक्षित ऋण, ऐसा ऋण बिना किसी सुरक्षा के लिए देता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 के अनुसार असुरक्षित ऋण या अग्रिम अर्थ का ऐसा ऋण है जो कि अग्रिम ऋण सुरक्षित नहीं है। अब हम बात करेंगे मूवेबल असेट्स के खिलाफ दिए जाने लोन्स के बारे में। सबसे पहला होता है हाइपोथेकेशन। बैंकर के पास वस्तुओं का अधिकार होता है, लेकिन वस्तुओं का भौतिक कब्जा उसके पास नहीं होता है, जैसे कि कार लोन, वाहन लोन, सीसी लिमिट, बुक डेब्ट्स, स्टॉक इन्वेंट्री आदि। हाइपोथेकेशन से हाइपोथेकेट बैंक है। इसके पक्ष में ब्याज का हस्तांतरण होता है। यह उधारकर्ता द्वारा सुरक्षित ऋणदाता बैंक के पक्ष में किसी भी चल संपत्ति, वर्तमान भविष्य पर या उससे एक चार्ज बनता है बिना कब्जा सौंपे। फिर आता है हमारा प्रतिज्ञा या प्लेज। बैंकर को वस्तुओं के साथ साथ उसके भौतिक कब्जे का अधिकार होता है। भुगतान ना होने की स्थिति में बैंक को बेचने का अधिकार होता है उस चीज को। उदाहरण के लिए बाजार में बिकने योग्य प्रतिभूतियां जैसे कि शेयर या सोना। फिर आता है बंधक या मॉर्गेज। जब एक अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी सुरक्षा बंधक के रूप में बनाई जाती है, जैसे कि गृह ऋण, संपत्ति के विरुद्ध ऋण। ठीक है, अब हम देखेंगे वो ट्रिक्स जिससे कि हम समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स के हेडक्वार्टर्स को। सभी बैंक के नाम जो इंडिया के साथ समाप्त होते हैं, सिवाय यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के, उनके मुख्यालय आमतौर पे मुंबई में है। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, देना बैंक मुंबई, आईडीबीआई मुंबई। ट्रिक 2, एक वाक्यांश जिसे हम कुआ के नाम से जानते हैं उच्चारित किया जा सकता है। के फॉर कोलकाता। मुख्यालय के रूप में है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इलाहाबाद बैंक। ठीक है, फिर ट्रिक 3, एक वाक्यांश जो इस प्रकार उच्चारित होता है, नई दिल्ली की पंजाबी महिलाएं वाणिज्य में अच्छी होती हैं। इससे हम सीखेंगे दिल्ली में मुख्यालय वाले बैंक पंजाबी, जैसे पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली, पंजाब एंड सिंध बैंक नई दिल्ली, महिलाओं का भारतीय महिला बैंक नई दिल्ली, वाणिज्य का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स गुरुग्राम नई दिल्ली के पास। ट्रिक 4, जिन बैंकों के नाम में इंडियन है उनका मुख्यालय चेन्नई में होता है, जैसे इंडियन बैंक चेन्नई, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई। ट्रिक 5, कुछ बैंकों के मुख्यालय उनके नाम से ही खोजे जा सकते हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में है, बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा में है, आंध्रा बैंक हैदराबाद में। ट्रिक 6, बैंकों के नाम में दक्षिणी स्पर्श होने पर उनका मुख्यालय बेंगलुरु में होता है, जैसे कैनरा बैंक बेंगलुरु, विजया बैंक बेंगलुरु। इसके पश्चात ट्रिक 7, एक वाक्यांश जिसे मैन साइको के रूप में उच्चारित किया जा सकता है, जैसे मैन मणिपाल कर्नाटका, साइन सिंडिकेट बैंक, मैन बंगलौर को कॉर्पोरेशन बैंक। यहाँ पे हमने टॉपिक को समाप्त कर लिया है। यदि बात की जाए जो हमने यहाँ चीजें सीखी उनके बारे में, महत्वपूर्ण शब्दावली में हमने देखा विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के बारे में, मर्चेंट बैंकिंग के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, बैंक एश्योरेंस क्या होता है उसके बारे में। फिर हमने देखा भुगतान संतुलन, डीमैट खाता, सामान्य कर परिहार विरोधी नियम, गार, बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। फिर हमने देखा बेस रेट के बारे में, प्राइम लैंडिंग रेट के बारे में, ब्रिज लोन के बारे में। फिर हमने देखा ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में, नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो खातों के बारे में। इसके पश्चात हमने देखा तत्काल भुगतान सेवा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फिर हमने देखा बीसीबीएस बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण यानी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन।
फिर हमने देखा लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। फिर देखा प्रतिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां, असेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में। फिर हमने देखा कैसा, चालू खाता, बचत खाता यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स के बारे में। इसके बाद हमने केवाईसी को देखा, अपने ग्राहक को जाने, नो योर कस्टमर। सीमांत लागत निर्धारित आधारित उधार दर देखा हमने, यानी मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट्स। कोर बैंकिंग समाधान हमने देखे, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। उधार देखा हमने ऋण बनाम अग्रिम यानी लोन वर्सेस एडवांसेस। अग्रिम के प्रकार देखे, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिलों की छूट। ऋण वर्गीकरण देखा हमने, उद्देश्य के अनुसार, समय के अनुसार, सुरक्षा के अनुसार। सुरक्षा प्रकार देखा हमने, हाइपोथेकेशन, प्रतिज्ञा और बंधक। फिर हमने बैंकों के मुख्यालय के याद करने तरकीब देखे, जैसे कुआ, नई दिल्ली, भारतीय बैंक, भौगोलिक आधारित नाम और ये सब। इसी के साथ हमने इस लेक्चर के भाग 1 को समाप्त कर लिया है। आप सभी से दरखास्त है, आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी समझी, उन्हें एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।